नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आ चुके हैं आपके समक्ष लेकर अपना मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां हम बात करते हैं नए भारत की अगले 1 घंटे में होने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़े खबरों पर नजर। साथ ही साथ समाचार पत्रों में आज कौन सी मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं उस पर भी नजर डालेंगे। आपको दिखाएंगे आर्थिक विकास की झलक और साथ ही साथ खेल जगत में क्या कुछ है हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट करेंगे इस पर भी बात। आपको तकनीक की दुनिया से भी जोड़ेंगे, दिखाएंगे आपको टेकटॉक और वर्ल्ड वॉच पर भी डालेंगे नजर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत प्रमुख खबरों के साथ। श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए सजी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे धर्म ध्वजा की स्थापना। 2.5 किलो वजनी ध्वज पर चमकते सूरज के साथ बना है ओंकार का चिन्ह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। भगवान कृष्ण के शंख के सम्मान में बने पांचजन्य का करेंगे उद्घाटन। बिहार में नीतीश कुमार सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर लग सकती है मुहर। जिनेवा वार्ता के बाद अमेरिका यूक्रेन के बीच शांति योजना पर चर्चा। प्रस्ताव में संशोधन के जरिए मतभेद कम करने की कोशिश। और खेल की खबरों में भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार जीता महिला कबड्डी वर्ल्ड कप। फाइनल में चीनी ताइपे को दी मात। प्रधानमंत्री ने दी टीम को बधाई। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। आपको लिए चलते हैं अयोध्या, क्योंकि भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। विवाह पंचमी पर श्री राम की नगरी अयोध्या धाम आज एक और ऐतिहासिक अवसर की साक्षी बनने जा रही है। सभी को इंतजार है उस अभिजीत मुहूर्त का, जब भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। इस विशेष अवसर के लिए पूरी अयोध्या नगरी को विशेष रूप से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया धर्म ध्वजा का आरोहण करेंगे। उनके स्वागत में जगह जगह अवध और अयोध्या की सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिलेंगी। अयोध्या में आज सिर्फ वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देगी। चहुओर ये ध्वनि सुनाई देगी। आज विवाह पंचमी का संयोग बना है और इस संयोग के दिन आज एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम सब एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अयोध्या को आज सजाया गया है, सज चुकी है श्री राम नगरी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन यहाँ होने वाला है और उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां यहाँ चल रही हैं। स्वच्छता का यहाँ पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए स्प्रिंकलर्स डाले जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर आप देख सकते हैं कि सरयू जल का छिड़काव जो है वो किया गया है, ताकि वातावरण को और पवित्र बनाया जा सके। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। बिल्कुल, तो स्क्रीन के जरिए देखिए ये 4 तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और पूरी तरह से प्रभु श्री राम की नगरी सजी हुई है, फूलों से सजाया गया है।
अयोध्या धाम को तरह तरह की रंग बिरंगी सजावट की गई है और निश्चित तौर पर आज हम सभी इस पवित्र दिन के साक्षी भी बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम मंदिर परिसर में बनाए गए शेषावतार मंदिर भी जाएंगे। ये मंदिर भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी को समर्पित है। इस मंदिर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने। शेषनाग के अंशावतार श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी, और भगवान श्री राम की कल्पना लक्ष्मण के बगैर करना भी संभव नहीं है। राम लक्ष्मण की जोड़ी सुप्रसिद्ध है और ऐसे में जब अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य नव मंदिर बनकर तैयार है, तो ऐसे में उस मंदिर प्रांगण में स्थान मिला है शेषावतार मंदिर, यानी श्री लक्ष्मण जी के इस मंदिर को भी आप देख सकते हैं। ये प्रतिमा भगवान श्री लक्ष्मण जी, जो कि उनको भगवान के रूप में प्रतिपादित किया जाता है श्री राम जी के लघु भाई के तौर पर, तो उनकी ये प्रतिमा कितनी जीवंत, कितनी सजीव है, मानो अभी कुछ बोल उठेगी। जब राम को वनवास जाना पड़ा तो लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी के ने 14 साल तक भगवान राम की रक्षा की है। साधु महात्मा कहते हैं कि लक्ष्मण सोए नहीं। यहाँ माना गया लक्ष्मण का सम्मान होना चाहिए और इसलिए एक मंदिर लक्ष्मण जी के लिए बना है जिसको शेषावतार कहा गया है। वो शेषनाग के अवतार हैं। भगवान श्री राम के जीवन में लक्ष्मण का जो महत्व था वो अनुकरणीय है। एक अनुकरणीय भाई के तौर पर वो रहे, जहां पर जब उनको शक्ति बाण लगती है तो भगवान श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, यानी कि इस जगत में, इस दुनिया में तमाम रिश्ते नाते मिल सकते हैं लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। वो उनके भुजा जैसे भाई थे, उनका महत्व अपरंपार है। उनकी वीरता और पराक्रम के बारे में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है और तुलसीदास ने उसको कुछ यूं लिखा है कि जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष मोहुतेते, यानी कि संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण उसको एक क्षण मात्र में ही मार सकते हैं। तो ये उनके पराक्रम का और भगवान श्री राम का उनके प्रति विश्वास का भी प्रतिपादक है। और ऐसे शेषनाग के अवतार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का ये दिव्य भव्य मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया है और इस कल्पना के साथ में कि भगवान राम के जैसे अनुकरणीय भाई थे लक्ष्मण जी, वैसी ही सीख आज के इस कलयुग में भी लोग लेंगे और इसके साथ ही साथ भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी की भी पूजा अर्चना हो सकेगी। कैमरामैन विमलेश के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सप्त मंदिर यानी कि 7 मंदिर बनाए गए हैं। ये मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी को समर्पित है। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने इन सप्त मंदिर का जायजा लिया है, देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं राम जन्मभूमि परिसर में और यहाँ पर सप्त मंदिर बनाया गया है। भगवान राम के समकालीन जो ऋषि थे उनका ये मंदिर है और साथ ही साथ जिनको स्नेह प्राप्त हुआ था भगवान राम का, यहाँ पर आप देखिए महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, माता सबरी, इन 7 लोगों का ये मंदिर बनाया गया है। सप्त मंदिर इसे कहा गया है और ये आप देखिए ये 7 मंदिर है। महर्षि वशिष्ठ राम के समकालीन, महर्षि विश्वामित्र राम के समकालीन, वाल्मीकि राम के समकालीन। वाल्मीकि पहले महर्षि हैं, उन्हें भगवान भी कहा जाता है, जिन्होंने राम कौन थे, राम का जीवन समाज के सामने रखा है, वाल्मीकि रामायण। और एक ऋषि हैं अगस्त्य। राम जब रामेश्वरम पहुंच गए तो अगस्त्य ने राम को एक मंत्र दिया है, विजय मंत्र, और कुछ शस्त्र अस्त्र दिए हैं। हमने इन चारों राम के समकालीन महर्षियों के, महर्षि अर्थात जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, सर्वसामान्य मनुष्यों की तुलना में जिनका उस अदृश्य शक्ति से अधिक कनेक्टिविटी है, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए यहाँ मंदिर बनाए हैं। महर्षि वशिष्ठ जिन्हें उस वक्त
कुल गुरु कहा गया था, तो उनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। बहुत स्थान उनका सर्वोपरि है। माता सबरी ने इंतजार किया था, उन्हें बताया गया था कि भगवान राम आएंगे, और जानते हैं जूठे बेर माता सबरी के भगवान राम ने खाए थे, और सबरी से मिलने प्रभु श्री राम पहुंचे थे भाई लक्ष्मण के साथ। निषाद राजगुरु का मंदिर है, इसके साथ ही साथ महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखकर पूरी दुनिया को बताया, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में दुनिया जान पाई, उनका मंदिर है वो। तो आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी से ये तमाम तस्वीरें। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और अनूठी तस्वीर, क्योंकि आज अयोध्या नगरी भक्ति में माहौल में रंग चुकी है, नाच रही है, हर्षोल्लास से गा रही है अपने प्रभु श्री राम की खुशी में। आखिर आज विवाह पंचमी का संयोग जो बना है। अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, घर आई राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। और अयोध्या में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम से नेपाल में भी उत्साह का माहौल है। श्री राम मंदिर में वर्ष 2021 में विवाह पंचमी के दिन ही दामोदर कुंड के शालिग्राम की प्रतिस्थापना की गई थी, और आज विवाह पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम और राम मंदिर संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट से जुड़े संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने नेपाल के लोगों की तरफ से इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंदिर समिति का भी आभार जताया है। भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरण कमल से आज विवाह पंचमी के महोत्सव में विश्व के हिंदुओं की एक अथक संघर्ष का प्रतीक राम मंदिर विवाह पंचमी के दिन पूर्ण हो रहा है। इसमें संपूर्ण नेपालवासी और विश्व के सभी हिंदू भी इस दिन को बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे। उनका ये प्रतीक्षा पूर्ण हुआ। इसमें मैं और संपूर्ण नेपालवासी की तरफ से विश्व के संपूर्ण हिंदुओं को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को साधुवाद देते हुए धन्यवाद देता हूँ। और अयोध्या धाम से ही हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र मिश्र और निखिल सिंह। दोनों ही सहयोगियों का रुख करते हैं। पहले रुख करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, अयोध्या धाम सज चुका है, हर एक कोने को फूलों से सजाया गया है। संत महंत प्रभु श्री राम के भक्त हर कोई हर्षोल्लास से भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर आज धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। संध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले। हम जानते हैं कि यहां पर केसरिया ध्वज आज फहराया जाना है राम मंदिर के शिखर पर, और उसको लेकर जो उत्साह है वो देखते बनता है। जब साकेत महाविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, इस वक्त हम मौजूद हैं टेढ़ी बाजार के पास, जहां से रामपथ शुरू होता है, और जगह जगह पर हम स्वागत की तैयारियां देख रहे हैं। जगह जगह पर हम देख रहे हैं अयोध्या के अवध की लोक संस्कृति की झलक वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अयोध्या के कण कण में राम है, और वो यहाँ पर इस वक्त उत्साह दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। हम अपने कैमरामैन आनंद कश्यप से कहेंगे कि दिखाइए, इस तरह से देखिए जो आप यहाँ पर इस वक्त देखें तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है। सड़क के किनारे एक तरफ तमाम जो यहाँ के संस्कृत विद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग विभिन्न समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ये देखिए, इस वक्त हम कहेंगे हमारे कैमरामैन से दिखाएं, ये तमाम जो छात्र यहाँ पर जो अध्ययनरत हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बेहद उत्साह का माहौल है। आप लोग देख रहे हैं अपने छात्रों के साथ सुबह से ही आ गए। क्या कहना है? मोदी जी आ रहे हैं, केसरिया ध्वज लहराया जाएगा राम मंदिर के शिखर पर। यह भारत का स्वर्णिम क्षण है। ये हमारे भारतीयता के लिए गौरव का विषय है। देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ये हमें होना चाहिए था। राम हमारे राष्ट्र हैं, राम संस्कृति हैं, राम हमारे आचार हैं, राम हमारे आदर्श हैं। बिना राम के भारतीयता नहीं, बिना राम के राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं।
सारे ऊंच नीच के भेद को मिटाना हो तो राम आदर्श होंगे। बिल्कुल, देखिए बच्चे बहुत उत्साहित है। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाह रहे हैं? मोदी जी पास से गुजरेंगे, क्या कहना जी बोलो। इस तरह से हम देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर देखिए बहुत उत्साहित है बच्चे, तो कुछ ज्यादा कह नहीं पा रहे हैं और चारों ओर हर्षोल्लास की आप नारे लग रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने इधर भी देख रहे हैं जिधर कैमरा नहीं दिखा पा रहे हैं, वहां पर भी लोग सड़कों पर इकट्ठा खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। संध्या, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, अयोध्या इस समय राममय हुई है, भक्ति में विलीन है और अलौकिक आभा साफ तौर पर झलक रही है। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, अयोध्या रुचि दिख रही है आज और इतनी इतनी भव्य, इतनी सुंदर दिख रही है अयोध्या, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाए हुए। ये कल्पना का भी भाव थी, आज वास्तु में बदल गई है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य ध्वजारोहण करेंगे तो यहाँ से कई बड़े संदेश निखिल यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। संदेश तो आध्यात्मिकता है और दूसरा जो ध्वजारोहण किया जाएगा उसी के साथ ये मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो सनातन के की पुनर्स्थापना का अगर कहा जाए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो कार्य है वो अनवरत चल रहा है। फिलहाल मैं आपको ये पीछे के दृश्य दिखाना चाहूंगा इस मंदिर के, और आप देख रही हैं कि किस तरह से सजकर ये तैयार है ध्वजारोहण के लिए। और जब ये कार्यक्रम होगा तो ये जो सारे लोग हैं एक एक करके यहाँ पर लोगों को इन कराया जा रहा है, लोगों को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है और ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ ही ये जो पूरा स्थान है ये भर जाएगा लोगों से, जो कम से कम 7,000 के करीब आगंतुक जो गेस्ट है उनको किया गया है। इसमें मैं ये जोड़ दूं कि तमाम सारे जो देश भर के मंदिर हैं वहां से मठों से लोगों को आमंत्रित किया गया है, साधु सन्यासियों को आमंत्रित किया गया है, जनों को आमंत्रित किया गया है और लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस पूरे प्रक्रिया में राम मंदिर आंदोलन की प्रक्रिया से लेकर के राम मंदिर निर्माण तक के भागीदार रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जोर देना, ये बताना कि आज दरअसल जब ये इसका ध्वजारोहण होगा और ये जो मंदिर संपूर्ण हो जाएगा बनने के लिए, तो जो इसकी यात्रा है वो अनवरत जारी रहेगी। आध्यात्मिक उन्नयन की यात्रा है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यात्रा है वो जारी रहेगी। और ये एक पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है कि जरूर एक समय का जो नारा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, वो मंदिर बन गया है। लेकिन फिर उसी के साथ तुलसीदास की वो चौपाई कि सिया राम में सब जग जानती करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो सिया राम का जो प्रेजेंस है वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंस है जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, घट घट व्यापी है और अयोध्या के तो कण कण में बसते हैं। तो ऐसे में जो आज का ये जो उत्सव है ये उल्लसित है, लोग यहाँ पर आनंदित है, प्रसन्नचित है कि इस देर में आज जैसे ये दिन चढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो सकेगा और अयोध्या नगरी एक बार सज कर तैयार है, ये मंदिर सज कर तैयार है। बिल्कुल निखिल, तो अयोध्या नगरी इस समय सज कर तैयार है और हम सभी को इंतजार है उस ऐतिहासिक क्षण का जब भव्य ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे और ये भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल शैलेंद्र और निखिल आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। अभी फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या का भगवान श्री राम मंदिर परलोक से इहलोक यानी आध्यात्मिक उन्नति से सांसारिक उन्नति का माध्यम बन गया है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु लौटते वक्त भगवान रामलला की मूर्ति भी खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता ने कुछ कारोबारियों और श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है और जाना है कि वो क्या कुछ सोचते हैं। आपको सुनवाते हैं। लल्ला जी का मूर्ति बहुत चमत्कारी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं ये मूर्ति लेके जा रही हूँ घर अपने साथ,
लल्ला जी को याद रखने के लिए, हमेशा के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ अयोध्या आके। लोगों के अंदर तो बहुत उत्साह है। प्रभु रामचंद्र जी का बहुत बड़ा उत्सव है, सोहरा है। अब खुद नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, उससे उत्साह में वो जो आनंद है वो द्विगुणित हुआ है। बहुत ही उत्साह है। सब लोग ये मूर्तियाँ उनकी चाह की वजह से लेके जा रहे हैं। और हमारे मन मंदिर में तो वो है ही, लेकिन हमारे घर के मंदिर में भी उनको बिठाना चाहते हैं, इसलिए हम ये मूर्ति लेके जा रहे हैं। प्रभु आगे बढ़ेंगे। अयोध्या आने वाले और जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी को बेहतर तो हुई ही है, रेल के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी पर शानदार काम हुआ है। कैसे अयोध्या नगरी की कनेक्टिविटी को लेकर कार्य हुआ है, इसकी पड़ताल की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। कितनी बदली है अयोध्या। भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से लेकर और अब जब ध्वजारोहण होने जा रहा है, क्या कुछ बदलाव आए अयोध्या में। इस वक्त हम मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, पड़ताल करेंगे, अयोध्या के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि वो उन बदलावों को किस तरह से महसूस करते हैं, उनका क्या कहना है कि कितनी बदली है इन वर्षों में अयोध्या। तो देखिए इस तरह से लोग आते हैं। आप लोग हैदराबाद से आए, सीधी फ्लाइट से आए या कैसे आए? हम लोग वाराणसी से आए, अभी इधर अयोध्या से रिटर्न कर रहे हैं, सीधा हैदराबाद। सीधी फ्लाइट है हैदराबाद से यहाँ पर? सीधा। पहली बार आए, इससे पहले भी शशांक कभी? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सुनते हैं अयोध्या कितनी बदल गई, उस बारे में बताएं, क्या क्या देखा आपने? राम मंदिर गए थे, अच्छा था, अच्छा लगा। और यहाँ की जो व्यवस्था, सड़कें, लाइटिंग या फिर साफ सफाई, वो सब बारे में? ठीक है, सब कुछ ठीक था, अच्छा डेवलपमेंट देखे थे हम लोग इधर। कितने साल से ऑटो चला? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो 1 साल में आप कितना देख रहे हैं, कितने ज्यादा लोग अब आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप छोड़ने आते हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब पर्यटक आ रहे हैं तो क्या कहना? बहुत लोग को रोजी रोटी मिल गई है। हम लोग गुड़गांव से आए हैं और अयोध्या धाम दर्शन के लिए बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। कैसे कैसे फ्लाइट ली, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमने दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन से आए हैं, मगर बैक हम लोग बाई एयर हो रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा लगा यहाँ। था वो देखा आपने बदलाव? हाँ, सड़कें, हाँ, चमचमाती सड़कें देखी और मंदिर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सबको दर्शन करके बहुत मजा आया। और बहुत कन्वीनियंट भी था, इतनी भीड़ थी लेकिन इतना वेल मैनेज था, कहीं कोई परेशानी नहीं, बच्चे के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बस्ती के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अयोध्या 2-3 सालों में कितनी बदल गई जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ? बहुत बदल गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया बताइए? क्या जैसे रहन सहन सबका अंतर हो गया, जमीनें महंगी हो गई और बाहर से लोग आके बसने लगे और यहाँ जब से एयरपोर्ट हो गया तब से आपका मतलब बहुत विकास हुआ। पहले आई थी बहुत काफ़ी दिन पहले, तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन लखनऊ से भी समय नहीं लगा। कैसा लगा अब? बहुत बढ़िया, बहुत साफ सफाई भी है, बहुत कुछ है। काफी भव्य स्टेशन बन गया। बहुत भव्य स्टेशन बन गया है। कैसा लगा? स्टेशन बहुत बेहतरीन लगा। और भी जगह हम लाइफ में घूमे, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है ये और भी हमको मतलब मन जच रहा है यहाँ पर। राजस्थान से एक दल यहाँ पर आया हुआ है इस वक्त अयोध्या जंक्शन स्टेशन पर। आप लोग बहुत प्रफुल्लित दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ट्रेन से आने में? बिल्कुल नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम आए हैं अयोध्या, हमारी दिल की इच्छा पूरी हो गई। राम मंदिर पर जब आप आए तो स्टेशन कैसा लगा? यहाँ जो स्टेशन बना है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कभी सोचा था कि आएंगे तो इस तरह का स्टेशन मिलेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं सोचा था पहले कभी ऐसा स्टेशन मिलेगा। ये देखने लायक जगह है। एयरपोर्ट की फीलिंग आती है, जैसे एयरपोर्ट जाते हैं ना बाहर इंडिया, ऐसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट है, ऐसे फीलिंग आती है, उससे भी बेस्ट आती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब अयोध्या स्टेशन आए जंक्शन पे तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे साफ सफाई बहुत होती है, एक मानक होता है, तो वैसा स्टेशन बना दिया गया है साफ सफाई के मामले में, भव्यता के मामले में। और तमाम रेलगाड़ियां देश भर से जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हुई है, तो लोग प्रसन्न हैं, इन बदलावों को महसूस करते हैं और जब भी अयोध्या आते हैं तो इस बात को जरूर कहते हैं कि अयोध्या अब बदली बदली नजर आती है। कैमरामैन कश्यप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो पूरी तरह से जगमग है अयोध्या, बदल चुकी है अयोध्या। आप देख रहे थे कि किस तरह से लोग जब अयोध्या पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, तो किस तरह से भक्तिमय माहौल में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ,
अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होंगे। उनकी यात्रा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम आज भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के 1 दिवसीय दौरे पर कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे, जहां महाभारत के खास प्रसंगों को दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गुरु के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक खास सिक्का और यादगार स्टैंप जारी करेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व का कल शहीदी दिवस बड़े पद्धर पर हरियाणा में मनाया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा में शामिल होंगे। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान यहीं दिया था। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको लेकर क्या कुछ आपने तैयारी की है? कैसे आप मतलब कैसा लग रहा है अभी? सर्वप्रथम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 3 मंत्र बोलेंगे। उसके बाद हमारा शंखनाद होगा। उसके बाद हम गीता के 3 श्लोकों का वाचन करेंगे। मेरा एक ये सपना था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूं, क्योंकि मैंने आज तक इतने हिस्ट्री पढ़े लेकिन आज तक ऐसे प्रधानमंत्री जी को नहीं देखा जिन्होंने पूरा विश्व में हमारे भारत का परचम लहराया है। मौका मिले तो क्या कहना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री से? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी महान शख्सियत से मैं मिल रहा हूँ, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी कोटि कोटि बारंबार उनके चरणों में प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रहा है। गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हुआ था, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। और कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। सुयश, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ पर जिस पांचजन्य का यहाँ पर प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं, इसकी कई सारी पौराणिक मान्यता है। ये वो धरती है जहाँ से हमें गीता का ज्ञान मिला है। साथ ही साथ दैत्यों पर किस तरह से संहार की ध्वनि है इस शंख के जरिए। सुयश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी भावना,
जी सुरेश। जी भावना, अभी आज का जो दौरा कुरुक्षेत्र का है जी, अभी आज का जो दौरा कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है वो बेहद ही खास है, क्योंकि एक और जहां 350वीं गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस है, वहीं दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ चल रहा है, जो 15 नवंबर से शुरू हुआ है और 5 दिसंबर तक चलने वाला है। अभी यहाँ पर मैं अनुभव केंद्र में हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ आने वाले हैं और यहाँ पर जो पंचजन्य शंख है भगवान श्री कृष्ण का, उनकी स्मृति में जो शंख यहाँ बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जब ये उद्घाटन होगा तो उस टाइम पर 51 जो गुरुकुल के छात्र हैं वो आकर के यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण करेंगे, शंख का वादन करेंगे, वो बेहद ही अद्भुत होने वाला है। पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय होने वाला है। यहाँ पर आने के बाद उसके बाद यहाँ जो अनुभव केंद्र है, जब उसका अवलोकन करेंगे, आपको मैं बाहर से एक बार दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अनुभव केंद्र है। यहाँ पर भगवत गीता की या अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ पर पूरा महाभारत आप अनुभव कर सकती हैं। अंदर जब आप जाएंगी तो भगवत गीता का जो श्लोक है या भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए थे वो तमाम सभी चीजें आप इसके अंदर जाकर के देख सकती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है, खासकर वो किताबें जो आजकल लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं या बहुत दुर्लभ है उन्हें पढ़ना, आप वो किताबें भी जाकर के इस लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही आप इस अनुभव केंद्र में अंदर जाएंगे वैसे ही छत पर जो 8 टन का सुदर्शन चक्र बनाया गया है, बेहद ही खूबसूरत है। शिल्पकारों की उसमें कारीगरी जो आपको देखने को मिलेगी वो अद्भुत होगी। वहां पर जो रत्न जड़ित सुदर्शन चक्र बनाया गया है, उसके आसपास जो पानी की लहरें गिर रही हैं वो उसकी आभा को और भी अद्भुत बना देती हैं। अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है, साथ ही में जो कौरव हैं, पांडव हैं, उनका जो पूरा इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा। महाभारत काल की जो स्मृतियां हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। मैं लाख कोशिश करूं शब्दों में बयां करने की, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसका नाम ही जो महाभारत अनुभव केंद्र रखा गया है कि जब आप अंदर आएंगे तब आप उस अनुभव को कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। शब्दों में बयां करना उतना आसान नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकती हैं कि पूरा 8 एकड़ में ये पूरा बना हुआ है और इसमें जब यहाँ से इसके बाद 350वीं जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर जो सभा में संबोधित करेंगे उनको, और एक विशेष प्रकार का, जैसा कि आपने बताया कि सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। उसके बाद लगभग 5:45 के आसपास ब्रह्म सरोवर जाएंगे और जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्रह्म सरोवर बेहद ही अद्भुत जगह है। ऐसा तो आज जहां पर जो वहां जाएगा वही अनुभव कर पाएगा और आगे भी वहां जो जाएगा वही इस भाव को अनुभव कर सकता है, क्योंकि सत्य की असत्य पर जीत की धरा है ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले हैं। तमाम जानकारियों के साथ सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते अगली खबर का। चीन में ट्रांजिट के दौरान अरुणाचल प्रदेश की महिला यात्री को रोके जाने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। सूत्रों के अनुसार मिली खबर से जानकारी है कि घटना के तुरंत बाद बीजिंग और दिल्ली में चीनी अधिकारियों के समक्ष विरोध पत्र सौंपा गया, जबकि शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यात्री को तत्काल सहायता प्रदान की। पत्र में भारत का कहना है कि महिला को पूरी तरह बेबुनियाद कारणों से हिरासत में लिया गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां के नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने का पूरा अधिकार है। भारत ने यह भी कहा कि चीनी कार्रवाई शिकागो और मॉन्ट्रियल नागरिक उड्डयन सम्मेलनों का उल्लंघन है। दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने की कोशिशों के बीच चीन की यह हरकत अनावश्यक तनाव और बाधाएं उत्पन्न कर रही है। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के बादल ने भारत में उड़ानों को प्रभावित किया है, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इंडियन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस घटना के बाद आकाशा एयर इंडिगो और KLM ने कई फ्लाइट्स को राख के गुब्बार की वजह से कैंसिल कर दिया था।
खबर अब पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर देर रात तनाव की स्थिति बनी रही। तृणमूल समर्थक कुछ बीएलओ के एसआईआर को लेकर विरोध के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल देर रात तक दफ्तर में फंसे रहे और उन्हें पुलिस की मदद के पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ा। इसी दौरान बीजेपी समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों गुटों में तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर लोग बीएलओ नहीं हैं। उधर तृणमूल समर्थक आज भी प्रदर्शन जारी रखने की तैयारी में है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। इस अहम बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाने की संभावना है। इसके अलावा बैठक में विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगामी नीतियों पर भी विचार होने की संभावना है। भविष्य की कार्य योजना पर दिशा तय करने के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। और वहीं देश में इस समय 17,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर 50 से 80% तक सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलती है। जन औषधि केंद्रों से गरीबों की 40,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। यहाँ सस्ती दवा मिलती है जन औषधि में, और तीसरी बार यहाँ आए हैं, दवाई लेके जाते हैं और इस दवा से कुछ लाभ भी मिल रहा है। और बाहर में यही दवा बहुत महंगी मिलती है, यहाँ 62 रुपये की सिर्फ दवा मिली है। ये जन औषधि केंद्र जो है, यहाँ जो दवाई मिल रही है बहुत ही सस्ती दवाई, मतलब बाज़ार में जो दवाई हम 200 में खरीदते हैं, यहाँ 20-22 रुपये में मिल जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं 3.5 साल से ये दवाई ले रहा हूँ। एम्स में इलाज चल रहा है मेरा हार्ट का, और मैं खा रहा हूँ। अगर ये दुकान ना होता तो मैं बहुत पैसे का हमको जो है लॉस होता। यहाँ बहुत बचत हो रहा है और प्रधानमंत्री को लाख लाख धन्यवाद। बाहर की अपेक्षा दवाइयाँ सस्ती रहती हैं। इतना तो है कि कोई भी आम आदमी अगर प्राइवेट की बजाय अगर यहाँ लेना चाहे तो आराम से ले सकता है और लेते भी हैं। और बाहर भी जैसे हम स्टेट में आए तो स्टेट में भी हमें जन औषधि पे आराम से मिल जाती हैं दवाइयाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जन औषधि केंद्र में दवाई बहुत सस्ती मिल रही है। 100 का दवाई जो है कि यहाँ 10 रुपये में मिल रहे हैं, तो ये बहुत सस्ती है। गरीब का इसमें भलाई होता है। एम्स नई दिल्ली में जन औषधि केंद्र पिछले साल अक्टूबर के महीने में स्थापित हुआ था। तब से लेके आज तक ये लोग हमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी न्यू आर के ओपीडी के साथ ही सटक के इनका केंद्र है। और सबसे अच्छी बात इनकी दवाइयों की ये है कि वो अच्छी क्वालिटी की है। क्वालिटी उनकी इन्होंने सर्टिफाई की हुई है, क्रॉस वेरीफाई की हुई है और बहुत किफ़ायती दाम पे है पेशेंट के लिए, जिनसे पेशेंट्स का, मरीजों का बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि समाचार पत्रों से में आज कौन कौन से विभिन्न क्षेत्रों की वो खबरें प्रकाशित हुई हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अखबारों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी खबरें आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित है।
और आज जिन खबरों की हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहली खबर है धर्मपाजी से जुड़ी हुई। जी हाँ, धर्म युग का कहीं ना कहीं कल अंत हो गया और 8 दिसंबर 1935 को जन्मे मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का कल निधन हुआ है, जो कि 24 नवंबर की डेट थी। और उनका पूरा नाम अगर आपको बताएं तो धर्म सिंह दियोल है और रील से लेकर रियल लाइफ तक वे ही मैन ही रहे और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हुआ है, एक एंड ऑफ एरा कहा जा रहा है। 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया, कई ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म भूषण भी एक अहम पुरस्कार है जिससे वो सम्मानित किया गया है। और उनकी कुछ फिल्मों का अगर नाम लें तो सत्यकाम, फूल और पत्थर, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश और शोले कुछ ऐसी मशहूर फिल्में हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अगली खबर है, एक साल में 21 लाख से अधिक नंबर किए गए बंद। जी हाँ, धोखाधड़ी पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई है। 1 लाख संस्थानों के नंबरों को भी काली सूची में यानी कि ब्लैक लिस्ट किया गया है। सिम कार्ड के दुरुपयोग पर उपयोगकर्ता भी जवाबदेह होंगे, ये भी बात सामने आई है, क्योंकि दूरसंचार विभाग बता रहा है कि अगर मोबाइल फोन उपभोक्ता के नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का साइबर धोखाधड़ी या किसी अन्य अवैध गतिविधि में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए मूल ग्राहक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो लगातार जिस तरह से फैक्ट कॉल को लेकर के हम परेशान होते हैं तो उसको लेकर के लगातार प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और जिस अगली खबर की हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर है। और जब दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण तो दिल्ली सरकार भी सख्ती से कई नियम निर्देश जो है उसके पालन के लिए नए नए नियम निकाल रही है। उसमें एक आदेश जो है वो ये आया है कि राजधानी में अब आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम कर सकेंगे। और आपको बता दें कि 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए अनिवार्य आदेश दिया गया है। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। और आपको बता दें कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI सोमवार को 382 रहा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। और स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल भी इस समय लगातार हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं। अब आपको एम्स ICMR की एक रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं जिसे आज अखबार ने लिया है। दरअसल बुजुर्गों में मेंटल हेल्थ के लिए डाइट कितनी जरूरी है ये खबर बता रही है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के मुकाबले कमजोर हो जाती है महिलाओं की याददाश्त। जी हाँ, ये स्टडी के माध्यम से बताया गया है। इसके कई सारे कारण हैं। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की याददाश्त में गिरावट आती है, भाषा की समझ और चीजों को पहचानने में पुरुष आगे हैं। साथ ही साथ ये स्टडी बता रही है कि पेट के आसपास जमा चर्बी भी याददाश्त को प्रभावित करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अगर इससे ग्रसित है तो इससे उभर नहीं सकते। इसके क्या कुछ नुस्खे अपनाए जा सकते हैं वो भी डॉक्टर्स बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं। परिवार का साथ किस तरह से आपकी याददाश्त को बढ़ा सकता है। अकेलेपन से दूर रह करके आप जब परिवार मित्रों के साथ रहते हैं तो आप इस परेशानी से दूर भी हो सकते हैं। ये स्टडी के माध्यम से बताया गया है। तो ये आज कुछ समाचार पत्रों की मुख्य खबरें हैं जिन्हें अलग अलग अखबारों के विभिन्न पेजों में प्रकाशित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं तकनीक से जुड़ी दुनिया की भी, क्योंकि नई नई तकनीक आ रही हैं और इस खबर पर नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अगले महीने कमर्शियल बेसिस पर LVM-3 का इस्तेमाल करके अमेरिका के एक संचार सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा है कि 2040 तक भारत सैटेलाइट और दूसरी चीजों के मामले में किसी भी दूसरे विकसित देश के बराबर होगा। हालांकि प्रक्षेपण की तिथि अभी तय नहीं है। Launch date is not yet decided. It will be next month, and it is a communication satellite. We are planning to launch a commercial basis communication satellite. We are going to launch using our LVM-3 vehicle, and the date will be decided in the appropriate. It is not the collaboration. It is a commercial launch. It is US satellite. We are going to launch on commercial basis. गोवा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ चल रहे वेव्स फिल्म बाजार 2025 का भव्य समापन हो गया है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम ने दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, वितरकों और सेल्स एजेंट्स को एक साझा मंच प्रदान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय नागभूषण ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये गौरव की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस आयोजन को सफल बनाया जा सका। We should tell that they are very lucky also that
we could organize such a thing, and we have seen participation, such a huge gathering here, and kids here have got such a great access and to all the creative minds of our country. It has been a great 4-day event, and I wish that all of you are coming together. Maybe you have made new friends. Keep up your friendship, keep up your contacts, keep up your collaborations, and hope to see some really successful projects coming up from this event. और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम ने सिनेमा को सीमाओं और भाषाओं से परे एक सार्वभौमिक माध्यम बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। When we say that cinema is a universal language and that transcends barriers and languages, this particular platform, as a film bazaar, for last 18 years has been nurturing these talents, and I think every film, and I'm sure you would agree with me, that every film is a journey of courage. फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने सुझाव दिया कि जिस तरह से ये आयोजन बढ़ रहा है, भविष्य में इसके लिए और बड़े स्थान की आवश्यकता हो सकती है। I walked into the hall and I saw this amazing energy amongst all of you all, and it took me back to my institute days, and I wish I was there sitting amongst you all and being a participant with so much of enthusiasm. So a big congratulations to Waves and to all of you all to make this happen, and just go out and keep making great films, great pictures, great films. वहीं फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक श्री राम राघवन ने भी इस भव्य आयोजन की प्रशंसा की है। I met a whole lot of young filmmakers, aspiring filmmakers, writers, and so on. And I think this is a great thing that's happening. And I am actually there only for one day, so I am not. But it's like he said, we have all gone through this process, and wish you all the best. And congrats to NFDC and Waves for putting this whole thing together. And if you're going to get a bigger place, that might be even more better. वेव्स फिल्म बाजार के सलाहकार जेरोम पेलॉर्ड ने भी इस आयोजन को वाइब्रेंट बताते हुए उम्मीद जताई कि यहां दी गई सलाह और विचार आने वाले समय में फिल्म निर्माताओं के आगामी कार्यों को प्रेरित करेंगे। It has been a great pleasure to spend all those days meeting many of you and going through your projects and trying to share advices and ideas, and I think it's very vibrant, and to see also all the filmmakers here, the young filmmakers, the less young filmmakers, the experienced producers. It has been a fantastic time, and I hope it will be productive in the coming weeks, months. It may inspire your coming works. और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत के बिजनेस ब्रीफ में। भारत और अफगानिस्तान ने वस्त्र क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। अफगानिस्तान के आर्थिक संबंध महानिदेशक शफीउल्लाह आजम के नेतृत्व में आई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने वस्त्र मंत्रालय में व्यापार सलाहकार बिपिन मेनन से मुलाकात की। अफगानिस्तान ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में रुचि व्यक्त की। दोनों पक्षों ने अफगान के कपास किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण, माल ढुलाई और वीजा सुविधा और दोनों देशों के उद्योग संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग सहित आपसी सहयोग के अवसरों पर बातचीत की। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाली आईसीसी टी20 विश्व कप के शेड्यूल की घोषणा आज शाम होगी। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत फरवरी के पहले सप्ताह से हो सकती है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में चाइनीज ताइपे को हराने में सफलता पाई। मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट में आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम 6 साल के अंतराल के बाद अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। भारत फरवरी में डेविस कप 2026 क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स की मेजबानी करेगा। घरेलू मुकाबलों के लिए स्थल बाद में घोषित किए जाएंगे।
और अब बात कर लेते हैं मौसम की और बताते हैं आपको ग्राफिक के जरिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो जाना आपने मौसम का हाल और इसके साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले हम आपको कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। वो झलकियां हैं, भावना कौन सी है? लंदन में चल रही क्रिसमस और नए साल की तैयारियों की ये झलकियां हैं और नवंबर अब खत्म होने पर है। दिसंबर आते ही क्रिसमस और नए साल की तैयारियां शुरू हो जाती है। ऐसे में टेम्स नदी का इलाका रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए क्योंकि यहाँ आतिशबाजी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। इन मनमोहक दृश्यों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, आप इनका लुत्फ उठाइए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ मुझे संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।